हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का दैनिक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के शिलालेख, प्रशस्ति व सिक्के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिलालेख, फिर प्रशस्ति और उसके बाद हम देखेंगे हम राजस्थान में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। देखिए, सबसे पहला शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख, जो कि गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोसुंडी गांव गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कौन सा शिलालेख? गोसुंडी का शिलालेख अपने ही गांव में स्थित है। कौन सा? गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में। इसकी जो खोज करने वाले हैं ना, किसने खोज की थी? इसकी खोज हुई थी 1887 ईस्वी में, और खोज करने वाले थे कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने क्या किया? इसकी खोज किया। खोजकर्ता कौन है? कवि राजा श्यामल दास। स्थान कहाँ पर है? गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में। इसकी जो भाषा है वो भाषा संस्कृत में है। भाषा कैसी है? संस्कृत। भाषा संस्कृत है। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। और इसका जो काल रहा होगा वह द्वितीय ईसा पूर्व। द्वितीय ईसा पूर्व इसका काल रहा है। यहाँ से प्रमाण किसके मिले हैं? तो यहाँ से सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले हैं। सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले हैं। कौन सा अभिलेख पढ़ रहे हैं हम? गोसुंडी अभिलेख। देखिए, गोसुंडी अभिलेख कौन से स्थान पर है? गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में। खोजकर्ता कौन है? 1887 में किसने खोजा था? कवि राजा श्यामल दास के द्वारा खोजा गया। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। और ये कौन काल समय कौन सा है इसका? तो इसका समय है द्वितीय ईसा पूर्व का। प्रमाण कहाँ के मिले हैं? सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले हैं इसमें। और इसे ये सबसे पहले पढ़ा किसने था सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम पढ़ने वाले थे D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया। इसका जो है ना सबसे बड़ा शिलाखंड अभी वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। देखिए, गोसुंडा शिलालेख गोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ का है। खोजकर्ता कौन है? 1887 में कवि राजा श्यामल दास। भाषा कौन सी है इसकी? संस्कृत। लिपि कौन सी है इसकी? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद में यहाँ से प्रमाण किसके मिले हैं? प्रमाण प्रमाण देखें तो सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले हैं। इसे सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर D.R. भंडारकर को। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक शिलाखंड स्थित है, जो कि कौन से संग्रहालय में रखा हुआ है? उदयपुर संग्रहालय में। आगे देखें मानमोरी का शिलालेख। मानमोरी का जो शिलालेख है ना, वो कहाँ से मिला था? मानसरोवर झील से। कहाँ से मिला था? मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। मानसरोवर झील कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। वहाँ से क्या मिला है? मानमोरी शिलालेख। और इस मानमोरी शिलालेख में मौर्य वंश की जानकारी है। कौन से वंश की जानकारी है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौन से वंश की भाई साहब? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अभी हमने गोसुंडा शिलालेख में जानकारी किसकी मिली थी? सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले थे। और मानमोरी शिलालेख से किस वंश की जानकारी मिल रही है? मौर्य वंश की। जो कर्नल जेम्स टोड थे ना, वो उसे अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन साथ ले जाते वक्त जो नाव थी उसमें बहुत ज़्यादा वजन हो गया, तो ये रास्ते में ही फेंक जाते हैं। इसे समुद्र में फेंक दिया था किसने? कर्नल टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में ही फेंक दिया था। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया? मानमोरी के शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था, जो कि कौन से वंश की जानकारी देता है? मौर्य वंश की जानकारी देता है। और इस शिलालेख के लेखक कौन थे? इस शिलालेख के लेखक बताते हैं पुष्य। कौन थे? पुष्य इसके शिलालेख के लेखक थे। देखिए, मानमोरी का शिलालेख कहाँ पर है? मानसरोवर झील
चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इससे किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ये समुद्र में किसने फेंका था? कर्नल जेम्स टोड ने इसे समुद्र में फेंक दिया था। और इस शिलालेख का लेखक कौन है? पुष्य इस शिलालेख के लेखक हैं। आगे देखें सम्राट अशोक के शिलालेख। जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं वो 2 शिलालेख मिले हैं, और दोनों शिलालेख कहाँ से मिले हैं? बीचक की पहाड़ी से। दोनों शिलालेख कहाँ से मिले थे? बीचक की पहाड़ी से। बीचक की पहाड़ी से दोनों शिलालेख मिले हैं। अब देखिए जो पहला शिलालेख है ना, वो जो पहला है वो 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में। और इसकी खोज किसने की है? कैप्टन रॉबर्ट ने इसकी खोज की है। कैप्टन रॉबर्ट ने इसकी खोज की है। और ये वर्तमान में कहाँ पे है? 1840 से कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है वर्तमान में। कब से? 1840 से। इसकी खोज किसने की थी? 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट ने इसकी खोज की थी। और जो अशोक का दूसरा शिलालेख है ना, उसकी खोज की थी 1877 ईस्वी में कालाइल ने। कालाइल ने खोज की है। किसने? दूसरे शिलालेख की। कहाँ पर स्थित है? बीचक की पहाड़ी, मतलब विराटनगर। विराटनगर में स्थित है। कौन सा शिलालेख? अशोक का शिलालेख। अगला शिलालेख देखें, बडली का शिलालेख। अगला कौन सा है? बडली का शिलालेख। और ये कहाँ पर स्थित है? बडली गांव में स्थित है। और बडली गांव कहाँ पर है? अजमेर में। और इस बडली शिलालेख के पास में ना एक बिल्हौत माता का मंदिर है। बिल्हौत माता का मंदिर कहाँ पर? बडली गांव, अजमेर में। बडली गांव अजमेर में कौन सी माता का मंदिर है? बिडोल माता का मंदिर। और ये शिलालेख स्थित है। इसके जो खोजकर्ता हैं वो कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसे खोजा गया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा खोजा गया। बडली शिलालेख को किसके द्वारा खोजा गया है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। बडली शिलालेख को किसके द्वारा खोजा गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा खोजा गया। इसका समय कब का रहा है? 443 ईस्वी पूर्व का। 443 ईस्वी पूर्व का ये समय रहा है इसका। यह सबसे प्राचीन शिलालेख है। ये कहाँ का सबसे प्राचीन? राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थान का। और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन है। भारत का दूसरा सबसे प्राचीन है। अब यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में यह राजपूताना संग्रहालय। कहाँ पर? राजपूताना संग्रहालय अजमेर दुर्ग में स्थित है। अजमेर दुर्ग में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? राजपूताना संग्रहालय। और राजपूताना संग्रहालय कहाँ पर है? अजमेर दुर्ग में। अगला शिलालेख है कीर्ति स्तंभ शिलालेख। और इसी के उपनाम है विजय स्तंभ, विष्णु स्तंभ। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ प्रशस्ति, या फिर हम बोल सकते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके जो प्रशस्तिकार हैं वे कौन है? महेश भट्ट। महेश भट्ट कौन है? इसके प्रशस्तिकार हैं। इसकी भाषा कौन सी है? भाषा वही संस्कृत, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसके लेखक कौन है? लेखक हैं इसके अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट इसके लेखक हैं। अत्रि भट्ट व उसके पुत्र, अत्रि भट्ट व उसके पुत्र कौन? महेश भट्ट। दोनों ने इसको क्या लिखा है?
इनकी अब देखिए यहाँ से जानकारी किसकी मिलती है, तो यहाँ से महाराणा कुंभा की समस्त जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा की समस्त जानकारी कौन से शिलालेख से मिलती है, कीर्ति स्तंभ शिलालेख से। और यहाँ पर मेवाड़ का इतिहास भी लिखा हुआ है, और मेवाड़ का इतिहास कहाँ से कहाँ तक, गोहेल से कुंभा तक लिखा हुआ है, कुंभा तक। देखिए कौन सा शिलालेख है, कीर्ति स्तंभ शिलालेख है। और ये इसका उपनाम क्या है, विजय स्तंभ शिलालेख। इसके प्रशस्तिकार कौन है, महेश भट्ट। भाषा कौन सी है, संस्कृत। इसके लेखक कौन है, अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। महेश भट्ट कौन है, अत्रि भट्ट के पुत्र हैं। यहाँ से जानकारी किसकी मिल रही है, महाराणा कुंभा की जानकारी मिलती है सब सर्वाधिक। महाराणा कुंभा की जैसे कौन कौन सी जानकारी, महाराणा कुंभा की विजयों का उल्लेख है इसमें। विजय कौन कौन सी हैं, मालवा विजय और गुजरात विजय। महाराणा कुंभा ने 2 दुर्ग बनवाए थे, कुंभलगढ़ व चित्तौड़गढ़, उसकी भी जानकारी है इसमें। महाराणा कुंभा की जो उपाधियाँ हैं, उपाधि कौन सी, दान गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, राण रासो, उसकी भी इसमें जानकारी है। महाराणा कुंभा के द्वारा कुछ ग्रंथ भी लिखे गए थे, उस ग्रंथों की भी जानकारी कीर्ति स्तंभ में मिलती है। ग्रंथ कौन कौन से थे, एक संगीत राज था, एक संगीत रत्नाकार था, एक संगीत मीमांसा था, और एक सूड प्रबंध था। देखिए अभी हमने 5 पढ़ लिए, एक बार इनका रिवीजन करके देखें। सबसे पहले घोसुंडी का शिलालेख कहाँ पर है, घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में। इसके खोजकर्ता कौन है, कवि राजा श्यामल दास। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि, और ये दूसरी ईसा पूर्व का है। इसमें प्रमाण किसके मिले हैं, सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले हैं, सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के प्रमाण। और सब इसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है, D.R. भंडारकर को। और इसका सबसे बड़ा शिलाखंड कहाँ पर रखा हुआ है, उदयपुर संग्रहालय में। आगे देखें मानमोरी का शिलालेख, इसका स्थान कहाँ पर है, मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में। किस वंश की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। और इसको समुद्र में फेंक दिया था किसने, कर्नल जेम्सटोन ने। शिलालेख के लेखक कौन है, पुष्य। इसका प्रथम जो शिलालेख है ना, प्रथम शिलालेख 1837 ईस्वी में किसका, सम्राट अशोक का। 1837 ईस्वी में कैप्टन रॉबर्ट के द्वारा खोजा गया, और इसे 1840 के बाद में कोलकाता संग्रहालय में रखा हुआ है। इसी का दूसरा शिलालेख कौन सा, 1877 ईस्वी में कालाइल के द्वारा खोजा गया। ये कहाँ से खोजे गए थे, बीजक की पहाड़ी से, मतलब विराटनगर से खोजे गए थे। अगला है बडली का शिलालेख। बडली का शिलालेख कहाँ है, बिलौत माता मंदिर के पास में, बडली गांव अजमेर में ही स्थित है। इसको किसने खोजा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसे खोजा गया। ये किस समय का है, 443 ईसा पूर्व का है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। ये अब वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में राजपूताना संग्रहालय अजमेर दुर्ग में स्थित है। अगला हमने पढ़ा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसका उपनाम है विजय स्तंभ प्रशस्ति। इसके प्रशस्तिकार हैं महेश भट्ट और अत्रि भट्ट। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। इसमें जानकारी किसकी मिलती है, गोहेल से कुंभा तक की जानकारी, महाराणा कुंभा की समस्त जानकारी मिलेंगी। जैसे कि महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन सी इसकी उपाधियाँ थी, कौन कौन सी इसने विजय प्राप्त की, ये सब समस्त जानकारी मिलती है। अगला है हमारे कुंभलगढ़ प्रशस्ति, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पर है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति है राजसमंद में। राजसमंद में, और इसके पास में क्या है, कुंभ श्याम जी का मंदिर है। कुंभ श्याम का मंदिर है। आगे देखिए ये कितनी शिलाओं पर लिखा हुआ है, ये 5 शिलाओं पर लिखा हुआ है। और इसकी भाषा कौन सी है, भाषा भी क्या है, संस्कृत। और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं कान्हा व्यास, कान्हा व्यास। और यह अब फिलहाल उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। गौरी शंकर, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में गौरी शंकर हीराचंद ओझा को एक उपाधि दी गई थी, कवि महेश की, कवि महेश की उपाधि दी गई थी। इसी कुंभलगढ़ प्रशस्ति में काल भोज को बप्पा रावल के पुत्र बताया गया है। क्या बताया गया है, काल भोज को बताया बप्पा रावल के पुत्र।
बप्पा रावल के पुत्र बताया गया है, जो क्या गलत है, जो कि गलत है। आगे देखें, इसमें ना इसी शिलालेख में, इसी प्रशस्ति में हम्मीर सिसोदिया को एक उपाधि दी गई है विषम घाटी पंचानन की। विषम घाटी पंचानन की एक उपाधि दी गई है। आगे देखें, राज प्रशस्ति। देखिए एक बार इसका रिवीजन करें। कुंभलगढ़ प्रशस्ति को क्या है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। किस मंदिर के किनारे? कुंभ श्याम जी मंदिर के पास में। और कुंभ श्यामी जी मंदिर को ही क्या बोलते हैं? मामादेव का मंदिर बोलते हैं वर्तमान में। ये कितनी शिलाओं में स्थित है? 5 शिलाएं इसकी। लेखक कौन थे? कान्हा व्यास। अब कहाँ पर स्थित है? उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा को इसमें क्या बोला गया है? कवि महेश की उपाधि दी गई है। और एक और को उपाधि दी गई है हम्मीर सिसोदिया को। हम्मीर सिसोदिया को किसकी उपाधि? विषम घाटी पंचानन की उपाधि। और कालभोज को इसमें बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि कालभोज और बप्पा रावल एक ही इंसान थे। आगे देखें, राज प्रशस्ति। और राज प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील में। राजसमंद झील पर स्थित है राज प्रशस्ति। इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा राज सिंह ने। इसका निर्माण करवाने कौन थे? महाराणा राज सिंह। तो इसके लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग इसके लेखक हैं। इसमें शिलाएं कितनी है? 25 शिलाएं। और श्लोक कितने लिखे गए? 1106 श्लोक लिखे गए। और सर्ग कितने हैं? 24 सर्ग हैं। तो भाषा कौन सी है? संस्कृत। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। विश्व में सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। यहाँ से किस किस की जानकारी मिलती है? यहाँ से मेवाड़ व मुगल की संधि के बारे में जानकारी मिलती है। मेवाड़ मुगल संधि जो कि 1615 ईस्वी में हुई थी, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पर मेवाड़ वंश का इतिहास है। मेवाड़ वंश का इतिहास लिखा हुआ है। और यहाँ से एक विवाह का भी वर्णन मिलता है, जो कि चारुमती और राज सिंह का विवाह था। चारुमती और राज सिंह, चारुमती व राज सिंह के विवाह का भी वर्णन मिलता है। कहाँ से? राज प्रशस्ति से। देखिए राज प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील में। इसका निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इस पर शिलाएं कितनी है? 25। श्लोक कितने? 1106। सर्ग कितने? 24। और भाषा कौन सी है? संस्कृत। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति कही जाती है। आगे इसमें जानकारी किसकी मिलती है? मेवाड़ में मुगल संधि की, जो कि 1615 में हुई थी। मेवाड़ वंश का इतिहास में इसमें मिलता है। और एक विवाह की भी जानकारी मिलती है, जो कि चारुमती और राज सिंह का विवाह था। अगली प्रशस्ति है जगन्नाथ प्रशस्ति। अगली प्रशस्ति का क्या नाम है? जगन्नाथ प्रशस्ति, जो कि कहाँ पर स्थित है? जगदीश मंदिर में। जो कि कहाँ पर स्थित है? जगदीश मंदिर। और जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। इस जगन्नाथ प्रशस्ति को बनवाने वाले कौन थे? ये थे महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह। सबसे पहले इसकी भाषा देखें तो भाषा कौन सी है? संस्कृत। भाषा कौन सी हो जाएगी इसकी? संस्कृत। और इसके अगर लेखक की बात करें तो लेखक हैं इसके कृष्ण भट्ट। लेखक कौन हो जाएंगे? कृष्ण भट्ट। और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कृष्ण भट्ट। इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार हैं अर्जुन और मुकुंद। अर्जुन और मुकुंद। इस शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है? जगन्नाथ प्रशस्ति से मिलता है। जगन्नाथ प्रशस्ति में हमें क्या याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है? जगदीश मंदिर उदयपुर में। महाराणा जगत सिंह ने बनवाई थी। भाषा कैसी है? संस्कृत। लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट।
लेखक कौन है इसके? कृष्ण भट्ट। और उसके बाद में हम देखें वास्तुकार कौन थे? अर्जुन और मुकुंद। इसमें किसका वर्णन है? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। आगे देखें बिजौलिया का शिलालेख। और बिजौलिया के शिलालेख मोस्ट शिलालेख है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखें ये कहाँ पर स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर में। ये कहाँ पर स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। और पार्श्वनाथ मंदिर कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है? जैन मंदिर है। इसी के पास में ये बिजौलिया शिलालेख स्थित है। और जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा इसका जिला है। इसकी भाषा भी कैसी है? संस्कृत। इसमें श्लोक कितने? 93 श्लोक हैं। इसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र। गुणभद्र कौन थे? इसके रचयिता थे। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कायस्थ केशव के द्वारा लिखा गया है। कायस्थ केशव के द्वारा लिखा गया है। ये कौन से किस काल का था? तो जो सोमेश्वर के समय का रहा है। राजा रहे थे अजमेर के सोमेश्वर चौहान, उनके काल का है। इसमें वंशावली मिलती है और चौहानों की वंशावली मिलती है, मतलब सांबर के चौहानों की वंशावली मिलती है। सांबर या अजमेर के चौहानों की वंशावली। ठीक है साहब। और इसी शिलालेख में अजमेरों के चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। देखिए बिजौलिया का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर में, यानी कि जैन मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। ये इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसमें श्लोक कितने? 93। इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र। और इसके लेखक कौन है? कायस्थ केशव। किसके काल का? ये सोमेश्वर के काल का। और इसकी वंशावली वंशावली में कौन है? वंशावली किसकी बताई गई है? सांबर और चौहानों की वंशावली बताई गई है। और चौहानों को बताया गया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अगला शिलालेख है हमारा एकलिंग नाथ प्रशस्ति। अगला कौन सा है? एकलिंग नाथ प्रशस्ति, जो कि कैलाशपुरी गांव में स्थित है। जो कि कहां पर स्थित है? कैलाशपुरी गांव में। कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थित है। देखिए इसकी भाषा देखें तो इसकी भी भाषा कौन सी है? संस्कृत। एकलिंग नाथ जी की भाषा कौन सी है? संस्कृत। और इसको भी लिखने वाले कौन है? महेश भट्ट। महेश भट्ट ने इसको लिखा है। और इसमें कहाँ का इतिहास है? गोहिल वंश का इतिहास है। गोहिल वंश का इतिहास है। यहाँ पर कालभोज के संन्यास लेने का भी उल्लेख है। कालभोज के संन्यास का उल्लेख है। यहाँ से जानकारी किसकी मिलती है? मेवाड़ राज्य में किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्कृति की जानकारी मिलती है। यहाँ से मेवाड़ की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जानकारी मिलती है। राजनीतिक जानकारी मिलती है कौन से शिलालेख से? एकलिंग नाथ जी के शिलालेख से। देखिए अभी हमने कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ी, कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। कितनी शिलाएं? 5 शिलाएं। भाषा कौन सी है? संस्कृत। लेखक कौन है? कान्हा व्यास। अब कहाँ पर स्थित है? उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। और गौरी शंकर हीराचंद ऊंचा ने इसको उपाधि कौन सी दी? नहीं, गौरी शंकर हीराचंद उपाधि को उपाधि मिली थी कवि महेश की। हम्बीर सिसोदिया को उपाधि मिली है इस शिलालेख में विषम घाटी पंचानन की। और इसी शिलालेख में कालभोज को बप्पा रावल के पुत्र बताया गया है, जो कि गलत है। राज प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील में। इस निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने। इसके लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग। ये कितनी सलाहों में स्थित है? 25 सलाहों पर। इसके श्लोक किसने बनाए? 11 नहीं, कितने श्लोक हैं? 1106। और सर्ग कितने? 24। भाषा कौन सी है? संस्कृत। और विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है।
आगे हमने देखा यहाँ से क्या किस किस की जानकारी मिल रही है। मुगल मेवाड़ संधि के बारे में जानकारी है। इतिहास किसका है? मेवाड़ वंश का इतिहास है। और यहाँ पर विवाह की भी जानकारी है। किस विवाह की जानकारी है? चारुमती और राज सिंह के विवाह की जानकारी है। आगे देखा था हमने जगन्नाथ प्रशस्ति, और जगन्नाथ प्रशस्ति में क्या था? जगदीश मंदिर, जो कि उदयपुर में बना हुआ है, महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। वास्तुकार कौन थे जगन्नाथ प्रशस्ति के? अर्जुन और मुकुंद। जगन्नाथ प्रशस्ति में किसका वर्णन है? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। आगे हमने देखा बिजोलिया का शिलालेख। तो बिजोलिया का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत। श्लोक कितने? 93। रचिता कौन है? गुणभद्र। लेखक कौन है? कायस्थ केशव। किसके काल का है? सोमेश्वर के काल का है। और वंशावली किसकी मिलती है? सांबर अजमेर के चौहानों की वंशावली मिलती है। चौहान वंश को बताया गया है वत्स गोस्तीय ब्राह्मण इसी में। आगे हमने देखा एकलिंगनाथ प्रशस्ति। एकलिंगनाथ प्रशस्ति में क्या है? कैलाशपुरी गांव में, कैलाशपुरी गांव जो कि उदयपुर में स्थित है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। लेखक कौन है? महेश भट्ट। इतिहास कौन किसका है? गोहिल वंश का। उल्लेख इसमें किसके उल्लेख मिलता है? कालभोज के संन्यास का उल्लेख मिलता है। और इसमें जानकारी मिलती है मेवाड़ की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जानकारियां मिलती हैं। आगे आमेर का शिलालेख। आगे किसका शिलालेख है? आमेर का शिलालेख, जो कि आमेर दुर्ग में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आमेर दुर्ग में। आमेर दुर्ग में स्थित है। यहाँ से किसकी जानकारी मिलेगी जब आमेर में? तो कौन से वंश की जानकारी मिलेगी? कछुआ वंश की जानकारी। कछुआ वंश की जानकारी। यहाँ पर किसका उल्लेख है? तो उल्लेख की बात करें तो जम्बा रामगढ़ जो दुर्ग बना है ना, उसका उल्लेख है। जम्बा रामगढ़ दुर्ग का उल्लेख है। जम्बा रामगढ़ दुर्ग का उल्लेख है। यहाँ पर एक शब्द है निमाज, निजाम। क्या शब्द है? निजाम, जो कि प्रांतीय विभाग का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? प्रांतीय विभाग। प्रांतीय विभाग का उल्लेख करता है। देखिए आमेर का शिलालेख है, स्थित कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में ही स्थित है। यहाँ से जानकारी किस किस की मिल रही है? कछुआ वंश की जानकारी मिलती है। और यहाँ से उल्लेख किसका मिल रहा है? जम्बा रामगढ़ दुर्ग का उल्लेख है। और निजाम एक शब्द मिला है यहाँ पर, जो कि प्रांतीय विभाग का उल्लेख करता है। अगला है रणकपुर प्रशस्ति। अगली प्रशस्ति कौन सी है? रणकपुर प्रशस्ति, जो कि रणकपुर जैन मंदिर के पास में ही स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर के पास। और रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? पाली में। पाली में भी किसके पास? सादड़ी के पास में। सादड़ी के पास पाली में। इसकी भी भाषा कौन सी है? इसकी भाषा नागरी व संस्कृत दोनों भाषाएं, दो भाषाएं, नागरी व संस्कृत, इसकी दो भाषाएं। इसमें भी गोहिल को कालभोज का पुत्र बनाया बताया है। इसमें गोहिल को क्या बताया है? कालभोज का पुत्र। कालभोज का पुत्र बताया है। इस प्रशस्ति में कालभोज को, कालभोज और बप्पा रावल को दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया है, जो कि गलत है, क्योंकि कालभोज और बप्पा रावल एक ही हैं। इसके प्रशस्तिकार कौन है? देपाक। प्रशस्तिकार कौन है? देपाक। और इसके निर्माता कौन थे? दरणक शाह। ये किसने बनवाया था? दरणक शाह ने बनवाया था। कौन सा शिलालेख? रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति स्थित कहाँ पर है? रणकपुर जैन मंदिर पाली में। इसकी भाषा कौन सी है? नागरी व संस्कृत। गोयलों को क्या बताया इसने? कालभोज का पुत्र। गोयल को क्या बताया? कालभोज का पुत्र। इसके प्रशस्तिकार कौन है? देपाक। और इसने ये रणकपुर प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया था? दरणक शाह ने करवाया था। अगली है जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है।
और इसकी उपलब्धि क्या है, तो इसमें राणा मीर सिसोदिया की उपलब्धियों के बारे में वर्णन है। राणा हम्बीर सिसोदिया के बारे में वर्णन है, सिसोदिया की उपलब्धियों के बारे में वर्णन है। अगली है समिद्धेश्वर प्रशस्ति, जो कि चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। और इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भी भाषा कौन सी है, संस्कृत। यहाँ पर श्लोक कितने, 75 यानी कि 75 यहाँ पर श्लोक हैं। और इसके रचयिता कौन है, एकनाथ। एकनाथ इसके रचयिता हैं, जो कि विष्णु भट्ट का क्या था, पुत्र, विष्णु भट्ट का पुत्र था। और इसका उत्कीर्णक या लेखक कौन थे, विसल। कौन सा शिलालेख, समिद्धेश्वर शिलालेख। कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। भाषा कौन सी है, संस्कृत। इसमें श्लोक कितने हैं, 75। रचयिता कौन है, एकनाथ यानी विष्णु भट्ट का पुत्र। और लेखक कौन है, विसल। अगला शिलालेख है चीरवा का शिलालेख, जो कि कहाँ पर स्थित है, चीरवा गांव उदयपुर में। चीरवा गांव उदयपुर में स्थित है। इसकी लिपि कौन सी है, नागरी लिपि, नागरी लिपि। यहाँ पर इतिहास किसका मिलता है, बप्पा रावल का। बप्पा रावल और मेवाड़ वंश का इतिहास मिलता है, मेवाड़ वंश का इतिहास। ज्यादातर यहाँ पर क्या है, बप्पा रावल के बारे में जानकारी है। अगली देखें, अगली है नेमिनाथ प्रशस्ति या तेजपाल व वास्तुपाल प्रशस्ति। 3 नाम है, नेमिनाथ, तेजपाल और वास्तुपाल। ये कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। भाषा कौन सी है इसकी, संस्कृत। और इसके वास्तुकार कौन है, सोमेश्वर। सोमेश्वर इसके वास्तुकार हैं। इसके प्रशस्तिकार कौन थे, चंडेश्वर। चंडेश्वर इसके प्रशस्तिकार थे। और इसका उल्लेख किसका मिलता है, धारावर्ष का उल्लेख है, जो कि आबू के शासक थे। आबू के शासक धारावर्ष का उल्लेख। और यह है कहां पर, यह सरोई में स्थित है। यह कहां पर स्थित है, सरोई में। सरोई में स्थित है। कौन सी, नेमिनाथ प्रशस्ति। नौलखा बावड़ी शिलालेख कहां पर स्थित है, नौलखा बावड़ी शिलालेख है डूंगरपुर में स्थित। डूंगरपुर में स्थित है। और इसमें कौन से वंश की जानकारी मिलती है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है, चौहान वंश की जानकारी मिलती है। देखिए अगला है हर्ष पर्वत का शिलालेख। हर्ष पर्वत के शिलालेख से जानकारी मिलती है पाशुपति संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की, पाशुपत संप्रदाय की, जो कि कहां पर स्थित है, जो कि इसका समय का है 975 ईस्वी इसका समय रहा है। अगला शिलालेख है मंडौर का शिलालेख। और मंडौर के शिलालेखों से प्रतिहारों का इतिहास मिलता है। ये कुछ शिलालेख व प्रशस्ति हमने पढ़े, इसका एक बार और देखें। देखिए सबसे पहले कौन सा है, सबसे पहले हमने देखा था घोसुंडी का शिलालेख, जो कि घोसुंडी गांव चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे, 1887 ईस्वी में कवि राजा श्यामल दास थे। इसकी भाषा कौन सी है, संस्कृत। और इसकी लिपि कौन सी रहेगी, लिपि है ब्राह्मी लिपि। ये किस काल का है, 2 ईसा पूर्व का है। उसके बाद में यहाँ से प्रमाण किसके मिले हैं, सबसे प्राचीन वैष्णव मंदिर के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। सबसे प्राचीन किसके, वैष्णव मंदिर के प्रमाण मिले हैं। इसे सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे गया है, भंडारकर को गया है। और सबसे बड़ा शिलाखंड कहाँ पर स्थित है, उदयपुर संग्रहालय में स्थित है।
आगे हमने देखा मानमोरी का शिलालेख। किसका? मानमोरी का शिलालेख, जो कि मानसरोवर झील चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहाँ से किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टॉड रास्ते में ले जाते समय इसे कहाँ पर फेंक गए थे? समुद्र में फेंक दिया था। और इस शिलालेख के लेखक कौन है? पुष्य शिलालेख के लेखक हैं। आगे हमने देखा सम्राट अशोक का शिलालेख। सम्राट अशोक के दो शिलालेख हैं। प्रथम शिलालेख को 1837 ईस्वी में खोजा गया। और कब किसने खोजा? कैप्टन रॉबर्ट ने, जिसे 1840 ईस्वी में कोलकाता संग्रहालय में रख दिया गया। दूसरा शिलालेख खोजा था कालाइल ने। किसने? कालाइल ने, जो कि कब खोजा? 1877 ईस्वी में। ये दोनों शिलालेख कहाँ से खोजे गए? बीचक की पहाड़ी से, जो कि विराटनगर में स्थित है। आगे देखा हमने बडली का शिलालेख। बडली का जो शिलालेख है ना, वो बिलौत माता के मंदिर, कहाँ पर? बडली गांव, अजमेर के पास में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये किस समय का है? ये 443 ईसा पूर्व का है। यह सबसे प्राचीन, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और भारत का दूसरा सबसे प्राचीन शिलालेख है। ये अब फिलहाल कहाँ पर स्थित है? राजपूताना संग्रहालय, जो कि अजमेर दुर्ग में स्थित है। आगे हमने देखा था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को हम क्या बोलते हैं? विजय स्तंभ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है ये। इसके लेखक कौन है? महेश भट्ट और अत्रि भट्ट। महेश भट्ट कौन है? अत्रि भट्ट के पुत्र हैं। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यहाँ से किसकी जानकारी मिलती है? यहाँ से राजा गोहिल से लेकर कुंभा तक की जानकारी मिलती है और महाराणा कुंभा की तो समस्त जानकारी मिलती है। अब देखिए अगले हमने देखा कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कि राज संबंध में स्थित है, कुंभ श्याम जी मंदिर के पास में है। और कुंभ श्याम जी मंदिर को ही क्या बोलते हैं वर्तमान में? मामा देव का मंदिर। मामा देव का मंदिर। अगला हमने देखा ये कितनी शिलाओं पर स्थित है? 5 शिलाओं पर स्थित है। इसकी भी भाषा संस्कृत। इसके लेखक कौन रहे? कान्हा व्यास। अब कहाँ पर स्थित है ये? उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। इस प्रशस्ति में गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कभी महेश की उपाधि दी गई है। कभी महेश की उपाधि दी गई है। और हम्मीर सिसोदिया को उपाधि दी गई है विषम घाटी पंचानन की। कालभोज को क्या बताया गया है? बप्पा रावल के पुत्र, जो कि गलत बताया गया है। राज प्रशस्ति क्या है? राज प्रशस्ति राजसमंद झील में स्थित है। कहाँ पर? राजसमंद झील में। इसमें निर्माण किसका करवाया? राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसके लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट तेलंग, जो कि 25 शिला, श्लोक 1106 और सर्ग कितने? 24। भाषा कौन सी है? संस्कृत। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है कौन सी? राज प्रशस्ति। तो ये मोस्ट है, अलग से याद भी रखनी पड़ेगी। इसके लेखक भी हम याद रखेंगे, रणछोड़ भट्ट तेलंग। शिलाएँ कितनी है? 25। श्लोक कितने? 1106। सर्ग कितने? 24। और भाषा कौन सी है? संस्कृत। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? राज प्रशस्ति। अगली हमने इसी में हमने देखा मेवाड़ मुगल संधि के बारे में, जो कि यहाँ से जानकारी मिलती है 1615 में हुई थी। यहाँ का ये किसके इतिहास के बारे में बताता है? मेवाड़ वंश के इतिहास के बारे में। और यहाँ पर विवाह का वर्णन है, चारुमती और राज सिंह के विवाह का वर्णन है। अगली हमने देखी जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? जगदीश मंदिर उदयपुर में। कहाँ पर भैया? जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है, जो कि महाराणा जगत सिंह ने बनवाई थी। ये भाषा कौन सी है इसकी? भाषा है संस्कृत। और लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। इसके वास्तुकार कौन थे? अर्जुन और मुकुंद। इसमें किसका वर्णन दिया गया है? जगन्नाथ प्रशस्ति में हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। अगला हमने देखा बिजौलिया का शिलालेख। यह कहाँ पर स्थित है? पार्श्वनाथ मंदिर में स्थित है। और जैन मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन मंदिर स्थित है, ये भीलवाड़ा में है। भाषा कौन सी है इसकी? संस्कृत। श्लोक कितने? 93। इसके रचयिता कौन है? गुणभद्र। लेखक कौन है? कायस्थ केशव। लेखक कौन है? कायस्थ केशव। ये किसके काल का है? सोमेश्वर के काल का। यहाँ पर वंशावली मिलती है सांबर की व अजमेर के चौहानों की वंशावली मिलती है। यहाँ पर जो कुछ चौहान बताए गए हैं वो कैसे बताए गए हैं? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण। क्वेश्चन आता है बिजौलिया के शिलालेख में वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण किसे बताया गया? चौहान वंश को। या चौहान वंश को क्या बताया गया? वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण। अगला हमने देखा एकलिंगनाथ प्रशस्ति, जो कि कैलाशपुरी गांव उदयपुर में स्थित है। भाषा कैसी है? संस्कृत। इसके लेखक कौन है? महेश भट्ट। इतिहास कौन है? गोहिल वंश का। और यहाँ पर उल्लेख किसका मिलता है? कालभोज के संन्यास का। यहाँ से जानकारी मिलती है मेवाड़ के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारियाँ मिलती हैं। अगला हमने देखा रणकपुर प्रशस्ति।
बीच में रह गया आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख क्या है? आमेर दुर्ग में स्थित है। यहाँ से जानकारी किसकी मिलेगी? कछुआ वंश की। इसमें जम्मा रामगढ़ जो दुर्ग बना था उसकी भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पर एक शब्द है निजाम, जो कि क्या बताता है? प्रांतीय विभाग का उल्लेख बताता है। अगला देखा रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है? पाली में स्थित है। पाली मतलब सादड़ी के पास में स्थित है। यहाँ की भाषा नागरी व संस्कृत। गोहिल को क्या बताया? कालभोज का पुत्र गोहिल को बताया गया है। यहाँ पर बप्पा रावल और कालभोज दोनों को अलग अलग भी बताया गया है। कालभोज व बप्पा रावल को दोनों को अलग अलग बताया गया है। इसके प्रशस्तिकार कौन है? देपाक। और इसका निर्माण किसने किया था? धरणक शाह ने। अगला है जैन कीर्ति स्तंभ, जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इसकी उपलब्धि क्या है? इसमें राणा हमीर सिसोदिया के बारे में की उपलब्धि बताई गई है। अगला देखा था समृद्धेश्वर प्रशस्ति, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। श्लोक कितने? 75। इसके रचयिता कौन थे? एकनाथ। और एकनाथ थे कौन? विष्णु भट्ट के पुत्र। इसका लेखक कौन था? विशाल। अगला देखा चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख कहाँ पर है? उदयपुर में। इसकी लिपि कौन सी है? नागरी। इतिहास किसका है? बप्पा रावल व मेवाड़वंश का इतिहास मिलता है। अगला देखा नेमिनाथ तेजपाल वास्तुपाल प्रशस्ति। भाषा कौन सी थी? संस्कृत। वास्तुकार कौन थे? सोमेश्वर। प्रशस्तिकार कौन थे? चंडेश्वर। और उसमें उल्लेख किसका मिला है? आबू के शासक धारावर्ष का उल्लेख मिला है। अगली देखिए नौलखा बावड़ी शिलालेख, जो कि कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। यहाँ से जानकारी किसकी मिलती है? चौहान वंश की जानकारी। अगला हर्ष पर्वत का शिलालेख, जो कि 975 ईस्वी का था, जिससे पाशुपति संप्रदाय की जानकारी मिलती है। एक लास्ट शिलालेख था मंडौर का शिलालेख, जिसमें से प्रत्यारों के इतिहास का जानकारी मिलती है। आगे हम देखेंगे सिक्के। सिक्के किस तरह से मिले हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें जो सिक्कों का अध्ययन है ना, वो क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमेसमेटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमेसमेटिक्स। न्यूमेसमेटिक्स क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन। अब देखिए सिक्कों का अध्ययन सिक्कों से किस किस का अध्ययन होता है? सिक्कों से किस किस चीज़ का अध्ययन होता है? जैसे किसी का हमें सिक्का मिल गया तो वहाँ से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? वहाँ से या जिस रियासत में मिला या फिर जिस राज्य में मिला तो वहाँ की राजनीतिक स्थिति हम जान सकते हैं। वहाँ से हम राजनीतिक स्थिति जान सकते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति जान सकते हैं, वहाँ की हम सांस्कृतिक स्थिति भी जान सकते हैं, और हम सामाजिक स्थिति भी जान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे है यूनानी सिक्कों के यूनानी शासकों के सिक्कों पर। अच्छा जो है ना, यूनानी शासकों के सिक्कों पर सबसे पहले लेख व तिथियां उत्कीर्ण मिलती हैं। क्या मिलती हैं? यूनानी शासकों के लेखा सिक्कों पर सर्वप्रथम लेख मिलेगा व तिथियां मिलेंगी। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम लेख व तिथियां किस सिक्कों पर मिलती हैं? यूनानी शासकों के सिक्कों पर मिली हैं। भारत में यूनानी से पूर्व जो सिक्के थे वो आहत सिक्के थे। कौन से थे? आहत सिक्के थे। किससे? यूनानी से पूर्व। भारत में सर्वप्रथम यूनानी के सिक्के मिले हैं जिन पर लेख व तिथियां उत्कीर्ण है। और यूनानी से पूर्व किस तरह के सिक्के मिले थे? आहत सिक्के मिले थे। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का कब मिला था? किसके काल में मिला था? वीम कडिफिनियस। वीम कडिफिनियस। वीम कडिफिनियस के काल का सिक्का जो है, जो कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का मिला है। और सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? गुप्त काल से। सर्वाधिक सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? गुप्त काल से सर्वाधिक सोने के सिक्के मिले हैं। एक शब्द था दीनार, जो कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को
दीनार कहते थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते हैं? दीनार कहते हैं। सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्राओं की नीति, जो कि नीति थी सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्राओं की, वो बयाना भरतपुर में थी। कहाँ पे थी? बयाना भरतपुर में। आगे देखें, मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने चलाए थे। देखिए क्या क्या है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमे न्यूमेसेमेटिक्स। सिक्कों का सिक्कों से किस चीज़ का अध्ययन हो सकता है? राजनीतिक अध्ययन हो सकता है, आर्थिक अध्ययन हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन हो सकता है, सामाजिक अध्ययन हो सकता है। यूनानी शासकों के सिक्कों पर क्या है? लेख व तिथि अंकित हैं। यूनान से पूर्व के सिक्के जो थे वो आहत सिक्के थे। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने कहाँ मिला था? भीम कड़ी फिनियस के काल में मिला था। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके काल में मिले हैं? गुप्त काल में। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी ना, उसे क्या बोलते हैं? दीनार। सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्राओं की नीति कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में। और मेवाड़ में सोने के सिक्के किसने चलाए थे? बप्पा। और अब देखें हम, सर्वप्रथम चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? सर्वप्रथम जो चांदी के सिक्के मिले हैं वो शक शासकों से मिले हैं। शक शासकों से सर्वप्रथम चांदी के सिक्के मिले। और राजस्थान में सबसे प्राचीन जो चांदी का सिक्का है ना, वो चांदी का कलदार है। चांदी का कलदार क्या कहलाता है? चांदी का कलदार कहलाता है। शीशे व प्रोटीन के भी सिक्के मिले। ये प्रोटीन है। प्रोटीन के भी सिक्के मिले हैं जो कि सातवाहन शासकों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? सातवाहन शासकों ने चलाए थे। सातवाहन शासकों ने क्या चलाए थे? शीशे के सिक्के। और राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्का चांदी का कौन सा है? चांदी का कलदार। और सर्वप्रथम चांदी के सिक्के किसके शासनकाल में मिले थे? शक शासकों के शासनकाल में। आगे देखें, राजपूताना में सिक्कों का अध्ययन की जो पुस्तक है वो कौन सी है? वो है द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। पुस्तक का क्या नाम है? द करेंसी ऑफ द हिंदू द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। स्टेट ऑफ राजपूताना। पुस्तक का क्या नाम है? द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ द राजपूताना। ये लिखी किसने है? वैज्ञानिक है केप। केप वैज्ञानिक ने लिखी है। और कब लिखी थी? 1893 ईस्वी को। 1893 ईस्वी में केप ने क्या लिखी थी? एक पुस्तक द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना, जिसमें राजपूताना के सिक्कों के बारे में अध्ययन है। राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के किसके मिले हैं? आहत मुद्रा मिली है। और किससे निर्मित हैं? चांदी व तांबे से निर्मित हैं। चांदी व तांबे से निर्मित है। जो कि किससे निर्मित है? से निर्मित। ये जो सिक्के हैं ना, सबसे प्राचीन सिक्के किसके कौन से शताब्दी के हैं? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। 6वीं ईसा पूर्व के हैं। ये किसके शासनकाल में थे? यहाँ पर किसी का भी शासनकाल नहीं मिलता है। किसी के भी काल में नहीं है। आगे देखें, ये सबसे सर्वाधिक मिले कहाँ पर हैं? ये मिले रेड में। रेड कहाँ पर? टोंक में। रेड टोंक से ये प्राप्त हुए थे राजस्थान में प्राचीन सिक्के। अब आगे देखें, प्रतिहार कालीन सिक्के मिले हैं। और प्रतिहार कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? भीनमाल जालौर से। भीनमाल जालौर व सांबर से मिले। कहाँ से? सांबर जयपुर से मिले। दो जगह से मिले। भीनमाल जालौर व सांबर जयपुर से मिले। कौन से? प्रतिहार कालीन सिक्के।
सर्वप्रथम चांदी के सिक्के कहाँ से मिले थे? शक शासकों से। उसके बाद में राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्का कहाँ से मिला है? चांदी का कलदार। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन शासकों ने। और एक पुस्तक है जिसमें सिक्कों के बारे में अध्ययन है, द करेंसी ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना, जो कि किसने लिखी है? कैब ने। कब लिखी थी? 1893 ईस्वी को। आगे है, जो अजय राज था उनके सिक्कों पर क्या अंकित था? एक तरफ तो लक्ष्मी जी का अंकन है और दूसरी तरफ श्री अजय देव का अंकन है। एक तरफ क्या है? लक्ष्मी, और दूसरी तरफ कौन है? अजय देव। अजय देव। आगे देखें, सोमेश्वर जो चौहान थे उनके सिक्कों पर किसका चित्रण था? बैल की आकृति थी। इनके में किसकी थी? बैल की आकृति। बैल की आकृति थी कहां पर? सोमेश्वर चौहान के पास में। अब देखें, सिक्के डालने की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? तो सिक्के डालने की सर्वप्रथम जानकारी जो सबसे पहली जो टकसाल थी ना, वो आमेर राज्य में थी। आमेर में। कहां से मिलती है? आमेर राज्य से मिलती है। अजय राज के सिक्कों पर क्या अंकित था? लक्ष्मी और अजय देव का चित्रण। सोमेश्वर के सिक्कों पर क्या अंकित था? बैल की आकृति। और सिक्के डालने की सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है? आमेर राज्य से मिलती है। आगे देखें, कौन कौन से राज्य में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे? तो मारवाड़ में जो सिक्के थे, गज सिंह के काल में कौन कौन से थे? एक राजा हुए थे गज सिंह, इनके काल में एक तो गधिया सिक्का था। क्या? गधिया। एक सिक्का था फदिया। गधिया, एक सिक्का था फदिया, और एक सिक्का था गजशाही। गजशाही। तीन सिक्के थे, गधिया, फदिया और गजशाही। आगे एक यहीं पर एक मारवाड़ में विजयशाही सिक्का प्रसिद्ध था। विजयशाही सिक्का भी प्रसिद्ध था। और यहाँ पर जो सोने के सिक्के थे ना, उनको मोहर कहा जाता था। मोहर। मोहर किसे कहा जाता था? सोने के सिक्के को। आगे देखें, धौलपुर में कौन से किस प्रकार के सिक्के प्रचलित थे? तमंचा शाही। धौलपुर की पूछा जाए तो धौलपुर में कौन से हैं? तमंचा शाही सिक्का। तमंचा शाही सिक्का, ये धौलपुर का प्रसिद्ध है। अगर जयपुर की बात करी जाए तो जयपुर में झाड़साई सिक्का था। जयपुर में कैसा सिक्का था? झाड़साही। जयपुर का कौन सा है? झाड़साई सिक्का। यहीं पर एक रसकपुर सिक्का भी था। कौन सा सिक्का? रसकपुर सिक्का, जो कि किसने चलाया था? जगत सिंह ने। किसने चलाया है? जगत सिंह ने। मारवाड़ में कौन कौन से हैं? गदिया, फदिया, गस्साई और विजयसाई। धौलपुर में तमंचा शाही, जयपुर में झाड़साई। अगला देखें, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में आलिम शाही और सालिम शाही। प्रतापगढ़ में कौन से हैं? आलिम शाही व जालिम शाही। दो हैं, आलिम शाही व जालिम शाही। आगे देखें, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में जो सिक्के थे वो थे डोडिया सिक्के। डोडिया सिक्के। यहीं पर अखे शाही भी सिक्का चलता था। आगे देखें, झालावाड़ में कौन सा सिक्का था? झालावाड़ में था मदन शाही सिक्का। मदन शाही सिक्का कहाँ पर है? झालावाड़ में। आगे देखें, भीलवाड़ा में कौन सा था? भीलवाड़ा में था कौन सा? भीलवाड़ा में, जो कि भीलवाड़ा में रियासत कौन सी थी? सापरा रियासत। यहाँ पर ग्यार संधिया सिक्का था। ग्यार संधिया सिक्का। कौन सा सिक्का है भैया? ग्यार संधिया सिक्का कहाँ पर है? भीलवाड़ा में।
आगे देखें सरोई में, सरोई में कौन सा है, भीलाड़ी। सरोई में कौन सा था, भीलाड़ी सिक्का और दब्बूसाही सिक्का, दो सिक्के हैं सरोई के, भीलाड़ी और दब्बूसाही। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के शाह आलम सिक्के, भरतपुर में कौन से थे, शाह आलम सिक्के। करौली की बात करें तो यहां पर झाड़साई सिक्के थे, झाड़साही सिक्के थे। बाकी बाद में अलवर देखें तो अलवर में कौन से हैं? राबशाही, राबशाही सिक्के कहां पर हैं, अलवर में है। अगला देखें किशनगढ़ में, किशनगढ़ में कौन से हैं, शाह आलम सिक्के। शाह आलम सिक्के कहां पर हैं, किशनगढ़ में। कोटा में कौन सा है, गुप्तकालीन व हूर के सिक्के कहां पर प्रचलित थे, हूर के सिक्के कहां पर प्रचलित थे, कोटा में। आगे देखें बूंदी में कौन से प्रचलित थे, बूंदी में थे 11 सना, 11 सना व हाली, रामशाही, रामशाही। आगे देखें बीकानेर में, बीकानेर में था गजशाही सिक्का, गजशाही सिक्का। बीकानेर में कौन सा है, गजशाही सिक्का। इसके बाद में बांसवाड़ा में कौन सा है, सालिम शाही और लक्ष्मण शाही सिक्का, सालिम शाही व लक्ष्मण शाही सिक्का, सालिम शाही व लक्ष्मण शाही सिक्का। इसके बाद में डूंगरपुर में देखें, डूंगरपुर में उदय शाही, उदय शाही सिक्का। और मेवाड़ में कौन सा था, पदम शाही सिक्का, मेवाड़ में कौन सा था, पदम शाही सिक्का। ये हो गए आपके सिक्के, प्रशस्ति और शिलालेख।